करना होगा, मैसेज कर देना, मैं अपने आप वीडियो देके दूंगा 1-2 मिनट के अंदर ही। तो हेडिंग डालना टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये न्यू टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं थे वो इसको, गगन तुमने वो वीडियो कल देख ली थी है ना, उसको देख के आना जरूरी है, नहीं तो डाउट क्लास में समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो इधर करें स्टार्ट। तो सब ने सुनना है बिल्कुल ध्यान से। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट का मतलब है, अब बस बोलो नहीं, अब जल्दी जल्दी से हम बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट वर्ड का मतलब होता है डिस्टिंक्ट। तो अगर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आपको सिलेक्ट करने हैं कितने ऑब्जेक्ट, 3, तो जो आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखाया गया है उस कॉम्बिनेशन के मैं यूज करना चाह रहा हूं। 5 ऑब्जेक्ट्स, 3 सेलेक्ट करने हैं। इसका आंसर क्या आता था? 5 में से 3 सेलेक्ट करने, कितने वेज में सेलेक्ट करते थे? 5C3। बट ये कब होता है? ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट कैसे हो? डिस्टिंक्ट हो। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, डिस्टिंक्ट वर्ड। अब सुनो, यहां पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉसिबल सिलेक्शंस। देखो मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास मान लो 5 चॉकलेट्स हैं, सारी अलग अलग चॉकलेट्स हैं, अलग अलग कंपनी की है, अलग अलग प्राइस मनी उनका है। 5 चॉकलेट्स हैं, सारी अलग अलग है। अब मतलब मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेटेस्ट से मुझे सिलेक्ट करनी है चॉकलेट, तो मुझसे कोई कह रहा है कि टोटल पॉसिबल कितने सिलेक्शंस हो सकते हैं। इस बात का मतलब है, हो सकता है मैं एक भी चॉकलेट ना खाऊं, हो सकता है कि मैं क्या करूं, 1 चॉकलेट खा लूं, हो सकता है मैं 2 चॉकलेट खा लूं, हो सकता है मैं 3 चॉकलेट खा लूं, हो सकता है 4, या हो सकता है 5 की 5 खा लूं। तो आप मुझे बताओ टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस क्या हो सकते हैं। तो आप कहोगे यार देखो, अगर किसी को हम सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 में से कुछ सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, हो सकता है उसमें उसे एक भी पसंद ना आए, उसके दांत में दर्द है, वो एक भी चॉकलेट ना खाए, हो सकता है ना ऐसा। तो बताओ क्या होगा? पहला वे ऑफ सिलेक्शन क्या आप लिखोगे? 5 में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, उसको कैसे लिखते हैं बोलो? 5C0। इसका मतलब क्या है? एक भी सिलेक्ट नहीं किया 5 में से। हो सकता है वर्ड जब भी आए तो कौन सा एडिशन लगता है, मल्टीप्लिकेशन लगता है? एडिशन, तो प्लस लग गया। अब आप बताओ, हो सकता है मैं एक ही चॉकलेट मुझे उसमें से पसंद है, जो पसंद है मान लो किसी वजह से, तो बताओ कितना लिखेंगे? 5C1। फिर हो सकता है 2 चॉकलेट पसंद हो सकता है 3 की 3 में रख लूँ, हो सकता है 4 की 4 में रख लूँ, हो सकता है मैं 5 की 5 रख लूँ। समझ आ रही सबको बात? अब पहले क्या होता था ना, लास्ट ईयर तक हम लोग क्या करते थे, बाइनोमियल थ्योरम पहले पढ़ाते थे। एक्चुअली ये जो सीरीज है ना, इसका सम बाइनोमियल में सिखाया जाता है। कैसे आता है वो आप अभी छोड़ दो, बट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कहीं पर भी ना अगर ऐसा लिखा हो, इसे याद रखना, ठीक है? बाइनोमियल में सिखाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल क्या बाइनोमियल पहले पढ़ा दिया था, तो ये टॉपिक बाद में पढ़ाया तो बच्चों को पता ही था, इस साल नहीं पता आपको। तो सुनना, अगर कहीं पर लिखा हो 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3, इस सम का आंसर जो होता है वो होता है 2 की पावर 3। आप इसको कैलकुलेट कर लो, चाहे आंसर जो आएगा वो 2 की पावर 3 आएगा। अब आप मुझे बताओ, कहीं पर लिखा है 5, जैसे कहीं पर लिखा है 6C0, 6C1, ऐसे करते करते लेटस से 6C6 लिखा है, बताओगे कितना आंसर आएगा? 2 की पावर 6। तो ये याद रखने को फिलहाल मैं कह रहा हूं। अगर यहां n लिखा होगा जनरल, अगर यहां जनरल n लिखा होगा तो आप आंसर कितना लिखोगे? 2 की पावर n। तो अब आप इसके हिसाब से बता दो आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 5। तो इसको याद रखना कि अगर कहीं पर लिखा है NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN और एडिशन है सब में, तो उसका आंसर कांस्टेंट आता है, वो आता है 2 की पावर n। चाहे तो आप हाथ से कैलकुलेट करके देख लो, NCR कैलकुलेट करना मैंने सिखाया हुआ है, उसको कैलकुलेट करना उतना ही आता है, लेकिन कैलकुलेट करना नहीं है, फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अगले पर आ जाओ। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन। इसमें भी टोटल सिलेक्शंस की डिमांड हुई, लेकिन इस बार साफ साफ लिखा गया कि कम से कम एक चीज तो सिलेक्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि मैं एक भी चीज सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो कौन सी चीज नहीं आएगी सम में? बताओ 5C0 लिख सकते हैं क्या इस केस में? नहीं लिख सकते। तो कहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे? 5C1, 5C2, फिर 5C3, फिर 5C4, फिर 5C5। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? किसको पता है 5C0 का आंसर कितना होता है? 1। 5C0 1 होता है। अगर 5C0 1 है तो आप बताओ इस पार्ट को, यहाँ ये जो पार्ट है इसको माइनस में भेज देंगे ना फिर इधर, ताकि इस बचे हुए पार्ट का आंसर आ जाए, क्योंकि बचा हुआ पार्ट ही तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बचा हुआ पार्ट यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर तो 2 की पावर 5 था, तो इसको इधर भेज देंगे तो कितना लिखोगे आप बताओ?
2 की पावर 5 माइनस 1, ये तो आ जाएगा 32 और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1, तो इसे आप लिख दोगे 31। समझ गए बात को। तो अब ये मैंने क्यों कराया, ताकि आपको ये समझ आ सके कि यार अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, बट अगर मैं यहां पर डिफरेंट की जगह आइडेंटिकल लिख दूं तो वहां पर सिलेक्शन के वेज अलग आएंगे। अभी आप देखना कैसे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स से आपके पास क्या है, लेट्स से आपके पास 5 क्वाइंस हैं, सभी 5 के 5 क्वाइन 1 रुपए के हैं सपोज। अब देखो 5 क्वाइन 1 रुपए के हैं, मान लो मैंने एक क्वाइन सिलेक्ट करना था, तो आप आंसर क्या दोगे उसका? हाँ, जो कल आए थे वो तो 1 देंगे, जो कल नहीं आए थे वो क्या बोलेंगे अभी भी 5C1। आप क्या बोलोगे 5C1। बट 5C1 गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि मेरे सामने 5 क्वाइन लाइन से रखें, सबकी वैल्यू 1 है, एक क्वाइन सेलेक्ट करना है, चाहे मैं ये वाला कर लूं, चाहे वो वाला कर लूं, चाहे वो वाला कर लूं, वो सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि आए तो अल्टीमेटली मेरे पास 1 रुपए। अब जैसे यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, तो 5 चॉकलेट्स थी और अलग अलग ब्रांड की वो चॉकलेट थी। तो मान लो मैंने किटकैट की चॉकलेट उठाई, दैट इज अ डिफरेंट वे। मान लो मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट उठाई, दैट इज अ डिफरेंट वे। तो उठा तो मैं एक ही रहा हूं। तो ये 5C1 जो है, ये 5 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के वेज होते हैं, बट कब? जब 5 क्या हो इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब जैसे सपोज करो मैं इस प्रॉब्लम को किस में लेके जाऊंगा, आइडेंटिकल में। तो आइडेंटिकल में आप ऐसे सोच के चल लो, 5 1-1 रुपए के कॉइन है, मेरे को एक उठाना है उसमें से, तो किसी को भी उठाओ उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उसमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि मैंने वो वाला उठाया या ये वाला उठाया? 1 ही रुपए का तो है वो कॉइन। तो 5 में से एक कॉइन को सिलेक्ट करने के कितने वेज कहोगे आप? ओनली 1 वे। 5 कॉइन में से 2 कॉइन सिलेक्ट करने हैं, कितने वेज कहोगे उसको? ओनली 1 वे। 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, उसके कितने वेज कहोगे? ओनली 1 वे। समझ आ रही बात? तो आइडेंटिकल में ये फर्क आता है। तो ये लिख दिया सबने, यहां तक लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आज काफ़ी कराऊंगा मैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से अटेंटिव है। देखो मॉर्निंग का टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रेन को यूज़ करने का। जब हम सोचते हैं, जोर डालो, देखो दिमाग पर जोर डालोगे तो दिमाग और शार्प होगा और धीरे धीरे आपको इस काम में मज़ा आने लगेगा फिर, है ना? मैथ्स हम क्यों कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि मेरे रियल लाइफ में मैथ्स क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। हो सकता है आप टीचिंग ना करो, आपके रियल लाइफ में कभी यूज़ ना हो, बट यहाँ पर जो आप बारीकी से सोचने की कोशिश करते हो, बहुत डीपली सोचने की कोशिश करते हो, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है? हो सकता है जो इंजीनियरिंग में ही आगे चले जाए उसके लिए मैथ्स बहुत यूजफुल हो, लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग में नहीं भी जाता है लाइफ में, बट उसके पास दिमाग इतना पावरफुल है कि वो इन सब चीज़ों को सोच सकता है, तो फिर वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें मैथ्स यूज़ करनी है आगे चल के लाइफ में, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा ब्रेन शार्प होगा, हम सोचने और समझने और लॉजिक्स की भाषा हम बोल पाएंगे, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक लिख दिया, लिख दो जल्दी से। ठीक है, तो लिख दिया, ठीक है? आगे साथ साथ में लिखते रहना यार, क्योंकि समझाने का ऐसा ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चंस ये लिख के तभी मैं लाया हूँ ताकि जल्दी हो सके, है ना? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। अब इस प्रॉपर क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अब रीड करो जरा इसको। इस बार ऑब्जेक्ट कैसे हैं? आइडेंटिकल। अब मेरे पास ऐसा समझ लो, आइडेंटिकल कॉइन्स को ना, आइडेंटिकल चीज़ों को कॉइन से रिलेट करा करो कि 1-1 रुपए के 5 कॉइन्स हैं, मुझे 2 कॉइन चुनने हैं। अगर डिस्टिंक्ट कॉइन होते तब आप कहते 5C2, बट ये तो आइडेंटिकल कॉइन है, सभी कॉइन 1-1 रुपए के हैं, 2 कॉइन उठाने, कोई से भी उठा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 रुपए ही आएंगे आपके पास अल्टीमेटली। तो बताओ क्या लिखोगे आप आंसर? ओनली 1 वे। तो आपने कहना है 5 आइडेंटिकल कॉइन्स में से 2 कॉइन उठाने के कितने वेज? ओनली 1 वे। आप बताओ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कॉइन्स या ऑब्जेक्ट्स? ओनली 1 वे, ठीक है? अब ये वाला देखते हैं कौन सोच पाता है। अगला वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अब सुनो उसको क्या लिखा हुआ है, देखो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड इफ 0 सिलेक्शन इज अलाउड, मतलब एक भी सिलेक्ट नहीं किया, दैट इज ऑल्सो अलाउड। जैसे मैं आपको इसको ना किससे सिखाता हूँ, इससे मैं आपको लेटर से सिखाता हूँ कि आपके पास, चलो लेटर नहीं, क्वाइन का ही यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास 5 क्वाइन है, तो ध्यान से सुनना, इससे समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये एक क्वाइन है, ये दूसरा क्वाइन आ गया, और लेट्स से
ये 2 और कॉइन आ गए। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, 5 कॉइन रखने हैं तो 1 मिटा देते हैं। अब आप आ जाओ, अब देखो बोर्ड पर ध्यान से सुनना, ये 5 कॉइन है, मेरे पास ये बड़ा सा बैग है, इस बैग में मुझे कॉइन्स को रखना है, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस में बना रहा हूँ, अलग अलग केसेस में बना रहा हूँ कि कितने वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो कॉइन को, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन आपने बताना है। तो देखो, जब कोई बच्चा कॉइन को उठाने चलेगा, उसने लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसको कॉइन्स चाहिए ही नहीं, तो अगर उसको कॉइन्स चाहिए ही नहीं तो उस टाइम पर क्या आएगा, उस टाइम पर कितने वेज होंगे, कॉइन चाहिए ही नहीं मुझे, 0 वे नहीं, वे तो एक ही होगा कि मैंने लिया ही नहीं, ये फर्स्ट वे हो गया। तो उस चीज का आपने कहा नो सिलेक्शन, तो नो सिलेक्शन के कितने वेज हो जाएंगे बताओ, 1 वे, एक भी सिलेक्ट नहीं किया। अब मैं एक सिलेक्ट करता हूं, तो जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे तब मैं लिखता था 5C1, बट अब एक सिलेक्ट करना है 5 में से, चाहे आप इस कॉइन को सिलेक्ट कर लो, चाहे आप इस कॉइन को सिलेक्ट कर लो, दोनों डिफरेंट है ही नहीं, इसी वजह से एक कॉइन को सिलेक्ट करने के ओनली 1 वे आएगा। तो ये एक वे आपने यहां पर लिख दिया। अब हो सकता है किसी ने कहा कि नहीं मुझे दो चाहिए कॉइन, तो अगर उसको 2 कॉइन चाहिए तो वो क्या करेगा यहां से बताओ, तो 2 कॉइन उठा लेगा। कौन से 2 कॉइन उठाता है उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो कौन से वो 2 कॉइन उठाता है उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको 2 चाहिए, उसने 2 उठाए और उसने रख लिया अपने पास। तो बताओ कितने वेज में होगा ये काम, बताओ, ये कॉइन, ये वे, ये इसका भी नंबर ऑफ वे जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। और बताओ जरा, इसके अलावा क्या होगा, हो सकता है वो 3 कॉइन उठाए, 3 कॉइन्स, उसको उठाने के कितने वेज होंगे, 1 वे। हो सकता है 4 कॉइन्स उठाए, 4 कॉइन्स को उठाने के कितने वेज होंगे, 1 वे। 5 कॉइन्स को उठाने के कितने वेज होंगे, 1 वे। तो कितना आया देखो, 1 2 3 4 5, तो आप क्या, नहीं 6 नहीं कहना, आप कहना 5 + 1, 1 वे वो वाला जिसमें कुछ नहीं सिलेक्ट किया, उसको हमेशा अलग रखना। हाँ क्या नहीं है, नहीं लिखा है इफ 0 सिलेक्शन इज अलाउड, अलाउड नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब नहीं, 0 सिलेक्शन इज अलाउड का मतलब ये है कि एक भी नहीं सिलेक्ट किया, दैट केस इज ऑल्सो अलाउड, इसका मतलब ये है। 0 सिलेक्शन का मतलब नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो 0 भी लिए जा सकते हैं, इस वर्ड का सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है। लेने को कितने भी ले सकते हैं, बट इस बार कहा जा रहा है कि 0 भी लिया जा सकता है, कभी कभार ऐसा भी होगा कि 0 लिया ही नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, 5 कॉइन्स है, मुझे सिलेक्ट करना है, हो सकता है मैं 1 कॉइन सिलेक्ट करूं, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 0। तो इस काम को करने के कितने वेज आ गए, 5 वेज प्लस 0 वाला वे, तो 6 वे। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो याद रखना, तो इस चीज को हम याद करेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, अगर मान लो आपके पास 5 कॉइन्स हैं, किसी ने कहा 5 कॉइन्स में से टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने हो सकते हैं, तो आपने कहना है 5 + 1। अगर मैं आपसे कहूं 7 कॉइन है, तो आप आंसर कितना कहोगे टोटल पॉसिबल सिलेक्शन का, 7 + 1। अगर 10 कॉइन है तो आप कहोगे 10 + 1। अगर n कॉइन्स हैं तो आप टोटल सिलेक्शन कितने बताओगे, n + 1। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये तो पहला स्टेप था समझने का, अब इसी यूज होगा आगे चलकर। हाँ तब सिर्फ n आएगा, इसीलिए +1 अलग लिखा जा रहा है कि 1 हटा देना अगर 0 सिलेक्शंस अलाउड नहीं होंगे तब, ठीक है। ऑल राइट, अब इसको लिखकर नेक्स्ट वाले पर हमें अब काम करना है फर्दर। अब मतलब ये रिजल्ट है, इसको आप रिजल्ट समझकर, रिजल्ट ही है मेरे हिसाब से, है ना, तो रिजल्ट समझकर आपको ये काम करना है। तो एज अ ये अगला जो है, अगला, अच्छा इसका 4th पार्ट का आंसर भी लिखी दो, फिर 4th पार्ट का आंसर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी मेड इफ 0 सिलेक्शन इज नॉट अलाउड। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे 4th पार्ट का, 5। तो इसका आंसर 5 आएगा, ऊपर वाले का आंसर 6 आएगा। बंद करना है, कैसे करोगे, जाना पड़ेगा वहां किसी को, यहां से नहीं हो सकता बंद। इधर आगे वाला, इधर दूसरी तरफ वाला, अच्छा हाँ चलो फेस भी टर्न कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो मेहनत करनी है, देखो अब हाफ आपका 11th आधा गुजर चुका है, आधा 11th बचा हुआ है, उसमें जमकर मेहनत कर लो। 12th में जाओगे बहुत इजीली, मतलब देखो आप ये मान लो इसका 1/3 डिफिकल्टी है 12th में, 12th मुश्किल नहीं है, 11th मुश्किल होती है। तो जिसने 11th सीख लिया अच्छे से, 11th समझ आ गई उसको, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, 12th बहुत स्मूथली जाएगी। और 12th के मार्क्स स्कूल के या जेईई मेंस एक्चुअली में 12th में होता है, वो सब मैटर करता है फिर आगे चलकर।
ठीक है, तो अब वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बैठकर 2-2 घंटे मैथ्स पढ़ना पर डे, और 2-2 घंटे, 2 ही क्लास होंगी आपकी इसके बाद, और है ना इस वीक में, तो 2-2 घंटे तो यार पढ़ना बनता है। 2-2 घंटे मैथ्स पढ़ लेना, दो मतलब 3 दिन इसको दे देना पीएनसी को, और 1 दिन उसको रिवाइज करने के लिए दे देना स्पेशल सीरीज को, आ जाएंगे फिर नंबर। लेकिन रिवाइज करना जरूरी है, रिवाइज करे बिना जाओगे होएगा नहीं उसमें कुछ। हटा दूँ? ठीक है, अब मैं हटा रहा हूँ इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम डायरेक्टली रिजल्ट्स, चारों पार्ट्स लिख दिए आपने। ठीक है, अब रिजल्ट्स पर चल रहे हैं। तो ये 2 टाइप के रिजल्ट्स हैं जिनको हमें लिखना है। तो पहले पार्ट का आंसर बताओ, रिजल्ट है ये। पहले में क्या लिखा है, देखो ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं बताओ, आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने बताओ, R ऑब्जेक्ट। पहले पार्ट का आंसर कितना लिखोगे, इसे याद नहीं करते, ये समझाया जा रहा है, NCR। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा NCR। याद नहीं करते इसको, इसको समझना है, यूज करना है। टोटल पॉसिबल सिलेक्शन व्हेन 0 इज अलाउड। तो पिछले केस में बताओ कितना आया था, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, 2 की पावर n आया था ना। जैसे 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे तो आंसर कितना आया था बताओ यहां से देख के। तो जब 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे तो आपका आंसर आया था 2 की पावर 5 टोटल सिलेक्शंस का। तो बताओ यहां पर कितना आंसर आएगा फिर, तो आप लिखने वाले हो इसका 2 की पावर n। अगर 0 सिलेक्शन अलाउड नहीं है तो जो NC0 वाला केस होता है ना, वो माइनस करना होता है। NC0 की वैल्यू 1 होती है तो आंसर कितना आएगा अगले वाले का, 2 की पावर n-1। ठीक है, समझ गए। ये तीनों फॉर्मूले अपने माइंड में रखना, इनको यूज करना है बहुत फ्रिक्वेंटली आगे चलकर। अगले पर आ जाओ, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से। कितने वेज में हो सकता है ये काम, बोलो। सेकंड पार्ट पर लिखना बाद में, एक बार देख लो, एक बार रुक जाओ, लिखो नहीं, एक बार देख लो। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से R ऑब्जेक्ट चुनने हैं। R वे नहीं होंगे। R मतलब मैंने आपको कह दिया कि 5 में से 3 कॉइन चुन के दिखाओ, तो आप एक ही बार 3 कॉइन चुन लोगे, दूसरा वे कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। तो कितना लिखोगे इसका आंसर, ओनली 1। अब टोटल पॉसिबल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखोगे, n+1। और अगर 0 अलाउड नहीं है तो आप क्या कहोगे, n। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब ये 2 रिजल्ट एज इट इज आप कॉपी कर लो। ये फाउंडेशन था उस चीज का कि अलाइक ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो जो बच्चे एब्सेंट थे वो पुराने बच्चों के जो आ रखे थे उनसे नोट्स लेना, उनको लिखना, उसको समझने की कोशिश करना। बहुत इजी पढ़ाया था मैंने इससे पहले। तो कल वाला लेक्चर रिकॉर्ड इसीलिए किया क्योंकि वो मुश्किल था। उससे पहले वाला तो ऐसी नोट से ही समझ जाओगे, उसमें नहीं आएगी दिक्कत। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको लिखकर आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला रिजल्ट तो लिख ही दिया होगा, है ना। रिजल्ट 1 आइडेंटिकल वाला लिख लो और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर रिजल्ट 3, जिसने ये कॉपी कर लिया वो रिजल्ट 3 कॉपी कर लो। इसका आंसर अभी लिखेंगे सामने हम। आंसर याद नहीं करता, मुझे भी याद नहीं रहता, मैं इसको सोच लेता हूँ, तो वो फीलिंग आपको चाहिए उसके लिए। और इसके बाद बाइनोमियल है, मतलब ऐसा मान लो आप बाइनोमियल चैप्टर में सीरीज समेशन को छोड़ दिया जाए ना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप कैच कर जाओगे। विद इन 2 वीक्स में उसको खत्म कर दूंगा। 7 to 8 लेक्चर्स आर इनफ बाइनोमियल के लिए। ठीक है, बैच शफलिंग का भी सर लोग कह रहे थे कि दिवाली के बाद बैच शफल हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो बैच शफल हो जाएंगे दिवाली के बाद 21 तारीख 22 तारीख के आसपास।
टेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए बैच शफलिंग के लिए भी है ना, तो वो देखना उसको, अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है मेरे पास, बट होएगा, जब होएगा तो देखा जाएगा। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो रिजल्ट 3 है ये आपके लिए। अब सुनना मेरी बात को, इस देखो जरूरी थोड़ी है कि जब मेरे पास सिलेक्ट करने की बारी आए तो सारे या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हो क्या सकता है कि मेरे पास कुछ यहां पर क्या है 10-12 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं लेटस से, 10-12 में से कुछ तो आइडेंटिकल हैं और कुछ डिस्टिंक्ट हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक काइंड के p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे। जैसे ऐसा मान लो आपके पास, जैसे हम शॉप में जाते हैं, ठीक है, मान लो जैसे एक होता है, हाँ जैसे जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जैसे पंजाब में मैंने देखा है हालांकि वो एक ही टाइप की मिठाई देते हैं, बट उत्तराखंड में मैंने ऐसा देखा लोग मिक्स मिठाई लेते हैं। मिक्स का मतलब समझते हो आप, मिठाई लेते हो ना आप लोग, मिक्स का मतलब क्या होता है कि हर काइंड की एक एक 2-2 पीसेस उसमें रख दिए। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर मिठाई आप ले लो, तो वो वन काइंड, किसी एक काइंड की, जैसे मैंने कराना था किसी के लिए 2 किलो पैक कराना है, 2 किलो में लेट से बर्फी ले लेते हैं, एक ही तरीके की दिखने वाली बर्फी, कितनी रख दी मैंने उसमें, P बर्फियाँ रख दी। अब मैंने सेकंड काइंड की कोई और मिठाई है, बताओ कौन सी मिठाई है, मोतीचूर के लड्डू जो हैं उस, हाँ सही है, क्या दिक्कत है उसे एक, अब एक जैसे है ना यार, देखो मेरे पास मान लो 5 मोतीचूर के लड्डू हैं, तो उन्हें आइडेंटिकल काउंट करेंगे ना कि ये वाला खाओ चाहे ये वाला खाओ। तो आप बताओ मैंने क्या लिख दिया, Q नंबर ऑफ मोतीचूर के लड्डू। इसी तरीके से थर्ड काइंड जो है वो लेट से क्या लिख देते हैं, चमचम, तो चमचम लिख लेते हैं थर्ड काइंड। तो बताओ कितना आएगा, R, मतलब R चमचम रख दिए, मोतीचूर के लड्डू रख दिए Q, और फर्स्ट वाला क्या बर्फी रख दी कोई सी। अब ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर मिठाइयाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल एक ही बार रखी गई हैं, जैसे कोई महंगी मिठाई है, डब्बा हमने सस्ता सा बनवाया है, तो वो उसमें क्या है, महंगी वाली मिठाई ज़्यादा पीसेस नहीं रखेंगे, एक एक पीस रखेंगे हर मिठाई का। तो हाँ, काजू कतली सबसे महंगी है, तो काजू कतली का 1 पीस रख दिया। ऐसी कोई चॉकलेट वाली कोई बर्फी आती है, उसका 1 पीस रख दिया। ऐसी 3-4 मिठाइयाँ और जोड़ दी। तो S तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, ये Q आइडेंटिकल हैं, ये R आइडेंटिकल हैं, और ये डिस्टिंक्ट हैं। अब आपसे टोटल पॉसिबल सिलेक्शन पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, देखो आपके पास कितने टास्क हैं, सिलेक्ट करने हैं टोटल पॉसिबल वेज में। तो टोटल पॉसिबल वेज में हमने टास्क 1 ये लिखा, मैं लिख नहीं रहा हूं बट मैं आपको समझा रहा हूं। पहला टास्क मैंने ये कहा कि यार जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट काइंड 1 के थे, जिसको हम बर्फी कह रहे थे, उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज, काइंड 2 के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम मोतीचूर के लड्डू कह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज, काइंड 3 चमचम को सिलेक्ट करने के कितने वेज, और ये कुछ महंगी मिठाई है तो इसको सिलेक्ट करने के कितने वेज, है ना। तो 4 हमने यहां पर टास्क बना दिए। चारों देखो, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन का मतलब क्या है, हर किसी को सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ ही दिया हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। टोटल का मतलब है सबको सिलेक्ट करना है। कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बीच में क्या लगेगा इनके, मल्टी एडिशन नहीं, जब सबको करना होता है, ऐसा नहीं कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। करना काइंड 1 में से भी सिलेक्ट है, काइंड 2 में से भी सिलेक्ट करना है, काइंड 3 में से भी सिलेक्ट करना है। तो बताओ कितने वेज होंगे, तो आप मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला वाला आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, अगर P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, P नहीं, इसमें जैसे P प्लस, मतलब जैसे मैं वैसे मुंह से कह रहा था वो बातें वैसे गलत है थोड़ी सी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें काइंड 1 में से सिलेक्ट करना है सारे के सारे, मतलब जैसे ऐसा नहीं लिखा हुआ इसमें कि एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना है, इसमें आप ऐसे समझ लो कि 0 सिलेक्शन इज अलाउड, वो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। तो बताओ पहले वाले का आंसर, टास्क 1 का P+1 लिख दे, पहले वाले का आंसर P+1। तो अब ये 1 क्या यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मैंने काइंड 1 में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, या उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ ठीक है। अब बताओ काइंड 2 पर आ जाओ, तो काइंड 2 पर आ जाओ, बताओ क्या करोगे, Q+1। काइंड 3 पर बताओ कितना होगा, R+1। और काइंड 4 जो है वो एक्चुअली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना फॉर्मूला आता है, 2 की पावर n था फॉर्मूला उसका सिलेक्शन का टोटल। तो कितना लिखोगे आप यहां पर, 2⁻s लिख सकते हैं, ऐसा आ रहा समझ में, ठीक है। अब अगले पर आ जाओ, और अगले पर हम बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार, इसमें लिखा हुआ है पहले से रिजल्ट ना, इसको मिटा दिया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन शुड बी मेड फ्रॉम ईच काइंड। इस वर्ड का मतलब क्या है कि हर एक काइंड में से कम एक सिलेक्शन तो होना चाहिए। अगर हर एक काइंड में से एक सिलेक्शन की डिमांड कर रहा है कि जैसे मेरे पास कितने टाइप की मिठाई होगी, 1 2 3, और इधर S टाइप की मिठाइयाँ हैं, इनमें से हर एक में से एक एक उठानी है आपको मिठाई, और एक एक उठाना एटलीस्ट नेसेसरी है। तो आप बताओ पहले वाले में से
एटलीस्ट 1 सिलेक्शन चाहिए, तो कितने टोटल सिलेक्शंस अवेलेबल होंगे? P, समझ पा रहे हो? +1 करोगे क्या इसमें? +1 का मतलब है कि उसमें से एक भी नहीं उठाया, तो करोगे क्या +1 इसमें? नहीं करोगे। दूसरे वाले में बताओ क्या जवाब दोगे आप? Q, अगले वाले में R, अगले वाले में S। आप नहीं, S नहीं, इसका 2 की पावर S था, लेकिन इसमें से NC0 वाला केस हटाना होता है, तो क्या माइनस करते हैं इसमें से? -1, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिख लो पहले तो, और इसके बाद एक और रिजल्ट है इसके नीचे। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो लिख दो फटाफट से, फिर हम आगे बात करेंगे। करें आगे? ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखो, जैसे ना अगला जो केस है, इसका रिजल्ट एक बार मैं मिटा रहा हूं, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगला जो केस है उस पर हम बात करते हैं, और फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सुनना, अगले वाले में क्या लिखा है, पिछले वाले में क्या लिखा था और इस वाले में क्या लिखा है, इसका फर्क समझो। इसमें लिखा है कि हर एक काइंड में से कम एक उठाओ। इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसमें कह रहा है कि कम से कम एक तो सिलेक्ट कर दो। जैसे अगर आप देखोगे P+1 का मतलब है हो सकता है मैं P में से एक भी ना चुनूं, हो सकता है सेकंड काइंड में से एक भी ना चुनूं, इसमें से भी एक भी नहीं चुना, और इसमें भी ऐसा सिचुएशन होता है कि एक भी आपने नहीं चुनी। तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि जो ये इसका आंसर आ रहा है, एक भी नहीं चुना वाला केस भी इसमें आंसर में आ रहा है। तो अब जैसे मैंने क्या कहा कि ये तो थे टोटल वेज, P+1, Q+1, R+1, 2 की पावर S, ये थे टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग। और इसमें से एक ऐसा केस हटाना है जिसमें आपने कुछ भी नहीं चुना, किसी में से भी कुछ नहीं चुना। तो कितने ऐसे वेज होंगे जिसमें से ना पहले में से चुना, ना दूसरे में से, ना तीसरे में से, ना चौथे में से? कितने वेज होंगे ऐसे? ओनली 1 वे होगा कि मैंने पहले में से भी कुछ नहीं चुना, दूसरे में से भी कुछ नहीं चुना, तीसरे में से भी कुछ नहीं चुना, चौथे में से भी कुछ नहीं चुना। तो इसीलिए यहां पर क्या करना होगा? -1। यहां पहले -1 हर एक में से क्यों कर दिया? क्योंकि इस बार कहा जा रहा था कि हर एक में से एक एक चुनना है। यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा, यहां कहा जा रहा है कि देखो 2-3 में से तुमने नहीं चुना कुछ, दैट इज ओके, सब में से अगर कुछ नहीं चुनोगे दैट इज नॉट ओके। तो इसीलिए एक ही माइनस हो रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, लिख दो। अगले क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। अगला क्वेश्चन लिखो और फाइनल आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसको पता आंसर? सोचो, दिमाग लगाओ, गुनेन सुन लो, समझ लो कुछ।
टाइम कितना हो गया? 9:36 हो गया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 3 फाइनल है। और किसी का आंसर 3 आ रहा है? किसका आ रहा है 3 बताओ? और किसका आया 3? आपका लिवली नाम है बेटा? ठीक है 3। और तो चेक करें आंसर, अभी वेट करना है। ठीक है, 1 मिनट का और टाइम है। फाइनल सोच लो, सोचो, जल्दी लगाओ दिमाग फटाफट। नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। तो चेक करते हैं अब फाइनल। ठीक है, देखो सेम काइंड फ्रूट्स आर आइडेंटिकल। मतलब जैसे सेब ले रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला सेब बड़ा है तो इसको खाऊंगा, ऐसा नहीं है। सारे सेब एक जैसे हैं, एप्पल एक जैसे हैं, सारे ऑरेंजेस एक जैसे हैं। इसका मतलब कितना? वो तो तुम देखो फाइनल आंसर 9 कह रहे हो, तो फाइनल आंसर ये लगेगा, ये लिखा हुआ है देखो, ये है फाइनल आंसर। तो देखो ऐसे ऐसे सोचते हैं, तो सुनना जल्दी से सुनो एक बार। देखो 6 बनानास थे, सारे बनानास आइडेंटिकल है। 7 मैंगोज हैं, सारे मैंगोज आइडेंटिकल हैं। 5 ऑरेंजेस हैं इन अ बास्केट। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेलेक्ट फ्रूट आउट ऑफ द बास्केट सेम काइंड आर आइडेंटिकल, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ तो ये तो फिर वही हो गया ना। इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेलेक्ट फ्रूट्स। क्या उस देखो तुम क्या उसने ऐसा कहा कि इसमें से एक उठाना है, उसमें से एक उठाना है। जो तुम 3 कह रहे थे, 3 कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है कि कोई भी बंदा 6 बनाना में से एक ही बनाना उठाएगा, और 6 में से एक उठाने के कितने वेज हो गए? 1 वे। 7 में से एक उठाना है, उसमें से एक उठाना है, तुमने आंसर बोल दिया। ऐसा नहीं है, वो तुम ऐसे समझ लो कि एक टोकरी है, किसी को घर लेके जाने हैं वो फ्रूट्स, तो वो कितने वेज में से उसमें सेलेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि सारे उसको खाने ही है, वहां पर घर लेके जाना है, समझ लो। तो 6 बनानाज है, 6 बनानाज में टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने हो सकते हैं वो पूछा जा रहा है। तो कितना लिखोगे टोटल पॉसिबल सिलेक्शन? 6 + 1। फिर 7 मैंगोज में से टोटल पॉसिबल सिलेक्शन 7 + 1, और 5 ऑरेंजेस में से टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, तो कितना लिखोगे आंसर? ये इस वर्ड का मतलब ही ये है कि टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज में फ्रूट्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं उसने कहा कि एक सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज में किया जा सकता है। मतलब हो सकता है वो एक सिलेक्ट करे, हो सकता है 2 करे, हो सकता है 3 करे, हो सकता है सारे कर ले। तो इस लाइन का मतलब ही ये है कि आपको टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस चाहिए। तो क्लियर है आइडिया? तो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर नहीं लिखेंगे हम इसे इसी फॉर्मेट में रहने देंगे ताकि समझ आ सके। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और मैं आपसे कह दूं कि बनाना सिलेक्ट करना बड़ा मैंडेटरी है, बनाना चाहिए उसको एक। अब आप बताओ कितना आंसर आएगा? मैं बनाना पे कह देता हूं कि एटलीस्ट 1 बनाना इज रिक्वायर्ड। नहीं, इसमें कोई चेंज होगा क्या? इसमें ओनली 6 आएगा, +1 हट जाएगा इसमें से, और ये एज इट इज रहेगा और ये एज इट इज रहेगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं ये कह दूं कि तीनों फ्रूट्स में से कम एक तो चुनना ही है उसको, हर एक काइंड में से एक फ्रूट चुनना है, तो 6 × 7 × 5। समझ पा रहे हो? अब तो बस +1 की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो 0 सिलेक्शन को अलाउ करता है। तो अगर उस केस में से 0 सिलेक्शन किसी ने हटा दिए तो अलाउ मत करना उसको। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन तो देखना जरा। हाँ, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो अगर मान लो बनानास जो है अलग अलग वेराइटी के हैं, 6 बनानास है, सारे अलग अलग वेराइटी के हैं, तो 2 की पावर 6, दूसरे का आंसर आएगा 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5, और तीनों मल्टीप्लाई में लिखोगे आप। ठीक है, अब अगले वाले को सोचना। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 वोवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड मास्टर। तो मास्टर एक वर्ड है, कम से कम एक वोवेल उसको चाहिए, कम से कम एक कॉन्सोनेंट उसको चाहिए। कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोचो, दिमाग लगाओ। गुनन यहाँ बैठो सहज के साथ, पढ़ नहीं रहे हो मुझे लग रहा है।
यहाँ बैठ जाओ, आगे आ जाओ, सहज के साथ आ जाओ। हाँ बताता हूँ गुनिन, एक बार आगे आ जाओ, सहज के साथ बैठो, पढ़ो यार। सुबह सुबह तुम सोचो ना, तुम घर से इतनी दूर से आए हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्लास में, कैसे चलेगा काम ऐसे? मन लगाओ ना क्लास में, जैसे मन लगाओगे तुम्हें आएगी चीज़ें समझ में। तुम कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, कितना आंसर फाइनल? 64। किसका आ रहा है 64? आपका और किसी का? ठीक है, तो करूं फाइनल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप बताओ वोवेल कितने हैं? ए ई ओनली, 2 वोवेल हैं। अब 2 वोवेल में से कम एक सिलेक्शन चाहिए उसको। 2 वोवेल्स को टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने होंगे? दोनों डिस्टिंक्ट वोवेल्स हैं, दोनों 2 नहीं होगा, दोनों डिस्टिंक्ट है ना। हाँ 2 की पावर 2, लेकिन उसमें से उसने ये कहा कम से कम एक वोवेल चाहिए ही चाहिए, तो 0 सिलेक्शन वाला केस हटा दो उसमें से। तो कितना आएगा? वोवेल चुनने के टोटल वेज कितने हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ वोवेल 2 की पावर 2 -1। समझ पा रहे हो? अगले वाले का बताओ, बाकी कितने बचे? कॉन्सोनेंट कितने गिनो? 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है। 4 कॉन्सोनेंट को चुनना है, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने हो सकते हैं? तो क्या जवाब दोगे? 2 की पावर 4, लेकिन कम से कम एक चुनना है, तो -1। तो आंसर कितना लिखना है अगले क्वेश्चन का? तो 62। तो देख लो ये सही लिखा है, देखो आंसर एक बार। 62 तो है नहीं, कैलकुलेशन 45 आएगा, है ना। समझ पा रहे हो? तो सुनो, मैं अगेन कह रहा हूँ, जिस बच्चे को थोड़ा सा डाउटफुल है, कोई समझ नहीं आ रहा, वो पूछेगा तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। आप सोचो ना 2 साल आप गुजारोगे कैसे बिना समझे? तो समझना पहला स्टेप है। आप कोशिश करोगे, मैं अपने आप आपकी हेल्प करूंगा, तो कोशिश करो समझने की, चीज़ें अपने आप समझ आएंगी। तो वोवेल को चुनना था, तो 2 स्क्वायर -1, 2 की पावर 4 -1 कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगले पर चल रहे हैं आप। अब मेरे हिसाब से अब हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन। हेडिंग लिखो एप्लीकेशन इन नंबर थियोरी, एप्लीकेशन इन नंबर थियोरी, ऐसा लिख दो हेडिंग। नंबर थ्योरी में एप्लीकेशन है इसका। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ऐसा मान लो, गिनू ना अगर मैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में कितने इसके क्वेश्चन आए, तो पिछले आप जितने भी एग्जाम मेंस के हुए हैं उसमें से 10-12 एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना। तो अब समझोगे, सबसे पहले क्या पूछ रहा है रीड करो। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट सीखा नंबर थ्योरी में उसका क्या एप्लीकेशन है। तो सुनना क्या लिखा है, देखो नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए 720 के। अब देखो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था जब हम छोटे होते थे। देखो अगर कोई छोटा सा केस ले, 720 को भूल जाओ। लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल केस, मैंने लिया ओनली 12। अब 12 के एक बार आप डिवाइजर्स गिनना स्टार्ट करो। तो कौन कौन डिवाइजर है 12 का? पहला डिवाइजर ओनली 1, पहला 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12। ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो ये है, कितना है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा हूँ, इंटू 3। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं काइंड 1 के, और ये वाला काइंड 2 का एक सिंगल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है? तो अगर मैं देखूं तो इसमें बताओगे इसे 2 और 3 की पावर्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बोलो 1 को 2 और 3 की पावर्स में लिखना है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, कह सकते हैं ऐसा? अच्छा इसको बताओ कैसे एक्सप्रेस कर, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0। अब अगले वाले को एक बार मैं 2 और 3 की पावर्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी समझ जाएगा। 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, इधर 2 की पावर 2, 3 का 0, और इधर 2 की नहीं फैक्टोरियल नहीं, पावर्स में चाहिए अपने को आंसर, 2.3 लिख दूं? अच्छा ठीक है, फिर इधर 2 स्क्वायर डॉट 3। अब आपको देखो, अब आप इसको समझना, इसका रिलेशन टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ कैसा? तो सुनना, मेरे पास एक बैग है, जिस बैग में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 तो आइडेंटिकल है काइंड 1 के, और एक डिस्टिंक्ट है, वो मतलब पहले वाले से डिस्टिंक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने वेज में सिलेक्शंस हो सकते हैं, तो आंसर जो है, अगर आप आंसर बताओ तो कितने वेज में टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इसमें से, तो बताना जरा। टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इस बैग में से ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लिखोगे आप? टोटल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस बैग, तो आप लिखोगे, देखो पहला वाला काइंड क्या है? पहला वाला काइंड जो है वो अलाइक वाला काइंड है, तो आप क्या लिखोगे उसका आंसर? 2 + 1। कितना लिखोगे? 2 + 1।
2 + 1 पहला वाला, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट थे दोनों अलाइक थे। अगला वाला डिस्टिंक्ट है, वो अकेला है, तो आप लिखोगे उसको 2 की पावर 1। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 2 की पावर 1, ये n क्या होता था उसमें, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, तो इसलिए 2 की पावर n लिखते थे। इस बार कितने डिस्टिंक्ट है उसमें, एक ही डिस्टिंक्ट है 3, तो 2 की पावर 1 लिख दें। तो आंसर कितना आया देखो, गिनो, 3 × 2 6। अब आप एक बार डिवाइजर गिनो, 1 2 3 4 5 6, आ रहा ना 6 डिवाइजर। तो जो आपने टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस लिखा उतने ही नंबर ऑफ डिवाइजर्स आए। ऐसा क्यों हुआ आप रियलाइज करो। देखो, अगर किसी बंदे को इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से कुछ चुनना है, हो सकता है वो कुछ भी ना चुने। इसका मतलब क्या है, ना तो उसने 2 वाली लाइन में से कुछ चुना, ना उसने किस में से चुना कुछ, 3 वाली लाइन में से। अगर आप इसकी बात करोगे कि इसमें क्या सिलेक्ट किया उसने, 2 वाली लाइन में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और 3 वाली लाइन में से एक भी नहीं किया सिलेक्ट। इसका मतलब क्या है, 2 वाले में से एक भी नहीं किया और 3 वाले में से एक कर लिया। इसका मतलब क्या है, 2 वाले में से दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और 3 वाले में से एक भी नहीं किया। इधर वाले में क्या किया बताओ, एक एक दोनों में से सिलेक्ट कर लिया। इधर वाले में क्या कर लिया, दोनों उसमें से और इसमें से एक अकेला। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कहीं ना कहीं ये टोटल वेज हैं सिलेक्शंस के। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं। कोई तुमसे पूछे कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप क्या जवाब दोगे, हो सकता है मैं एक भी ना चुनूं, तो दैट इज द फर्स्ट वे। हो सकता है पहले वाले में से मैं एक चुन लूं, दूसरे वाले में से कुछ ना चुनूं। तो अगर आप रियलाइज करो तो ये एक तरीके से सिलेक्शन ही तो हुआ ना, कि कितने वेज में मैं सिलेक्ट कर सकता हूं इन 3 ऑब्जेक्ट में से। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शंस, यही एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला होता है। अब आप मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, जो सेकंड नहीं एक्चुअल जो क्वेश्चन था उस पर आ जाओ, जिसका नाम पार्ट ए था। पार्ट ए में 720 है। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन बताएगा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ऐसे 8 9 जा कितना होता है बताओ। देखो ऐसे सोचो, देखो ऐसे नहीं करते, इधर देखो 8 9 जा 72 होता है। अब 8 क्या है बताओ, 2 का क्यूब है। 8 क्या है, 2 का क्यूब। 90 जो है उसको कितना लिखा जा सकता है, अगर आप रियलाइज करो 15 6 जा 90 लिखा जा सकता है। तो 15 6 जा 90 है, तो 2.3 ये 6 आ गया और एक 15 लिख दिया आपने यहाँ पर, तो 15 6 जा 90। तो बताओ 2 की पावर 4 और 3 का एक मिनट, 3.15 नहीं आएगा यहाँ पर, 3.5 आएगा। हाँ अब बताओ क्या लिखें, 3 का स्क्वायर .5। अब आपका एक बैग है, इस बैग में मैंने क्या रखा है, अलाइक ऑब्जेक्ट। 2 जैसे दिखने वाले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास टोटल बताओ, अलाइक ऑब्जेक्ट्स 4 2 जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट हैं। 3 जैसे दिखने वाले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2, और 5 जैसे दिखने वाले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1। अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि टोटल डिवाइजर्स बताओ, तो टोटल डिवाइजर्स यही तो होगा ना कि यार इन्हीं लोगों को देखो, अगर मैं इनमें से कितने भी नंबर सिलेक्ट कर लूं और एक झोले में डाल दूं, ऐसे समझ लो मैंने एक 2 चुना, एक 3 चुना, एक 5 चुना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओ कितना बनेगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा कितना 30। क्या 30 उसका डिवाइजर है 720 का। तो मेरा कहना क्या है, इनमें से आप कोई भी चुन लो, कोई से भी जो मन कर रहा। किसी ने कहा 2 और 5 को चुन लो, क्या 10 उसका डिवाइजर है ना। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डिवाइजर्स ढूंढने वाली जो प्रॉब्लम होती है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ढूंढने वाली जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो यही है कि इन ऑब्जेक्ट्स में से मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, कितने वेज में मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूं, टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। तो जैसे ही आपको ये फील होने लगा, तो आपने ये कहा कि अब तो फिर तो हमें क्या कहना है कि टोटल डिवाइजर का फॉर्मूला क्या है। तो टोटल डिवाइजर्स का फॉर्मूला है कि टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस बैग। तो ये जो बैग है, इस बैग में से कितने वेज में आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, यही होगा। अब कितने हैं बताओ, काइंड 1 के कितने अलाइक ऑब्जेक्ट है, 4। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना आता है उसका, 4 + 1, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये। दूसरे में 3 वाले कितने अलाइक हैं, 2, तो आंसर कितना आएगा उसका 2 + 1। और 5 वाला तो अकेला डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट होने की वजह से 2 की पावर आप क्या लिखोगे उस पर 1। हाँ n कितना है इस केस में 1, तो 2 की पावर 1। और बस अब इसमें 0 सिलेक्शन इज अलाउड। जब आप कुछ नहीं चुनोगे तो दैट मीन्स आपने सबकी पावर्स कितनी ली है, 0 0 0। तो 1 इज अ फैक्टर, तो 0 सिलेक्शन इज अलाउड होता है इस क्वेश्चन में। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 5 और 3 और 2, तो कितना जाएगा 30। तो देखो डिवाइजर्स ढूंढने बड़ा आसान हो गया। फिर जब हम छोटी क्लासेस में होते थे ना, तो टोटल डिवाइजर ढूंढने के लिए हम लिखते थे सारे डिवाइजर हाथ से, बट अब काउंटिंग का एक टेक्निक हमें मिल गया कि इन काउंटिंग की टेक्निक से हम बहुत इजीली इसको डील कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का मुझे आपसे आंसर चाहिए, तो जल्दी जल्दी से आप बता दो। 3150 इसका आंसर चाहिए।
24 आ रहा है, बड़ा नंबर है वैसे यार, 24 से बड़ा आ सकता है शायद, चेक कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लिखा तुमने, बोलना प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 2 और 7, तो 3 या 9 और 16, 16 9 जा कितना होता है, 36 नहीं, 1 नहीं 16 नहीं आएगा, 4 9 जा 36 इज़ करेक्ट, 36 ही आएगा शायद। ठीक है, ऑल राइट। तो अगले इसको लिखो और अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, दिमाग लगाकर सोचना है। आ गया 36, ठीक है, सिंपल है। आपने क्या करना है, देखो अब आप थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले की तरफ बढ़ो। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आएगा, तो आप ये कहोगे, देखो मेरे पास एक बैग था, इस बैग में क्या था, 3 3 2 बार था, इस बैग में 3 3 2 बार था, 5 5 भी 2 बार था, और 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे 2 and 7। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आ गया 36, ठीक है। तो बस क्या करोगे, देखो ऐसे लिखो 2 + 1, फिर 2 + 1, और फिर आप क्या लिखोगे 2 की पावर नहीं 1 नहीं, इस बार 2 डिस्टिंक्ट है ना, तो 2 की पावर 2, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36 डिवाइजर्स विल बी देयर। कर सकते हैं ऐसा। अच्छा अब बताओ, जैसे अगला क्वेश्चन है, मान लो जैसे अगला क्वेश्चन नहीं है, अब रिजल्ट हम लिख रहे हैं फाइनल। जैसे किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हो इस तरीके से जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, कौन बताएगा इसके टोटल डिवाइजर्स। अगर मान लो कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, टोटल डिवाइजर्स लिखने हैं, तो क्या जवाब दोगे आप, p + 1, q + 1, r + 1 एंड सो ऑन। तो इसीलिए इसके बाद जो है ये फॉर्मूला आपको लिखाया जा रहा है कि आपको इस तरीके से लिखना होगा जो ये फॉर्मूला है, ठीक है। लिख दो इसको फटाफट से। ठीक है, अब बस आगे बढ़ते हैं, और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से देखो F तक पार्ट जा रखे हैं, 6 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स। और अगला वाला जो है लिखो, अगला वाला क्वेश्चन लिखना, ठीक है। इसके यहाँ तक तो लिख लिया ना, ऊपर तक आपने, यहाँ से लिखो ये वाले पार्ट्स, सब पार्ट इसी तरीके से लिखना। इसको मैं करा रहा हूँ, 2 मिनट सोचो इसको, तब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, लिखो जल्दी।
पहले पार्ट का आ गया था 60 आंसर तुम लोग कह रहे हो 60 जो है 10 ठीक है हाँ मिल गया ठीक है 60 इज करेक्ट सी का 5 ओनली चेक करते हैं फिर देखो इधर देखो सब लोगों ने अब बोर्ड पर देखना है फटाफट से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बता दो मुझे जल्दी से n का प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 बस इतना ही है ठीक है बस अब आंसर कितना लिखोगे टोटल डिवाइजर्स 4 + 1 3 + 1 और 2 + 1 तो आंसर तुमने कह दिया 5 4 3 तो 60 इज करेक्ट। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं अब ध्यान से सुनना नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर देखो प्रॉपर डिवाइजर पता किसको कहते हैं वैसे डेफिनेशन अनक्लियर है बट मैं आपको बता देता हूं जैसे हर नंबर जो है ना खुद से डिवाइड हो ही सकता है और 1 से भी डिवाइड होता है हर एक नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है तो उन दोनों को हटा देते हैं प्रॉपर में कहते हैं जो एक्चुअल डिवाइजर हो 1 से तो हर कोई डिवाइड हो रहा है और खुद से भी हर कोई डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों को छोड़ देते हैं तो टोटल डिवाइजर्स में से आपको किन दो को हटाना होगा टोटल डिवाइजर्स में से 2 केस हटाने होंगे एक तो 1 वाला और एक कौन सा वाला जो इटसेल्फ है तो -2 केसेस हटा दिए 2 डिवाइजर्स हटा दिए कौन से वाले 1 एंड इटसेल्फ तो कितना आंसर है क्या 6 58 मतलब क्या 6 आ जाएगा समझ गए ना इस चीज को समझ रहे हो ठीक है आगे आ जाओ ठीक है अगले पर इवन डिवाइजर का मतलब क्या समझते हो कि किसका आना मैंडेटरी है 2 का अगर डिवाइजर में 2 प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑड है फिर तो 2 का आना मैंडेटरी है तो यहां पर देखो इधर ये जो आपने 2 की पावर 4 के लिए लिखा है 4 + 1 इसमें क्या हटाना पड़ेगा इसमें से 1 हटाना पड़ेगा क्योंकि 1 का मतलब है आपने 2 सिलेक्ट ही नहीं किया तो 1 अगर लिखा है तो 2 सेलेक्ट करने के चांसेस हैं आपके पास कि एक भी सिलेक्ट नहीं किया 1 हटा दो इसमें से तो आंसर कितना आएगा बताओ 4 × 3 + 1 2 + 1 समझ पा रहे हो 1 हटा दिया क्योंकि 1 हटाने से क्या हो गया 2 का नॉट सिलेक्शन वाला केस हट गया तो हाँ बोलो हाँ इवन ही तो है ये है ना 3 + 1 से क्यों नहीं हटाया ये कहना चाह रहे हो 3 + 1 तो 4 ही हो गया 2 + 1 के में रखे 2 + 1 3 4 + 1 जो था हटाता 1 क्योंकि इनसे क्यों नहीं हटाया ये पूछ रहे हो नहीं जैसे देखो किसी नंबर में 3 आ रहा है और 2 आ रहा है तो क्या वो ऑड बन जाएगा देखो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं देखो इस 1 का मतलब क्या है इस 1 का मतलब है आप जो है 3 को सिलेक्ट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो तो 3 आए ना आए इससे इवन ऑड को कोई लेना देना नहीं इवन ऑड को किससे लेना देना है सिर्फ कि 2 अगर आ गया तो इवन और 2 नहीं आया तो ऑड समझ आ रही बात तो इसीलिए 4 + 1 में से 1 हटाया क्योंकि अगर आप 1 हटा रहे हो दैट मीन्स यू आर गारंटिंग कि एटलीस्ट 1 2 इज चोजन 1 2 अगर आपने चूज कर लिया दैट मीन्स पीछे चाहे 3 लिखा हो चाहे 5 लिखा हो वो नंबर हमेशा इवन है समझ के बात को हाँ सेकंड पार्ट में देखो टोटल डिवाइजर्स कितने कह रहे हो 60 टोटल डिवाइजर्स हैं जो लाइन में लिखे हुए हैं उनमें से कौन कौन सा केस हटाना है जो 1 है 1 एक प्रॉपर डिवाइजर नहीं होता और इटसेल्फ एक प्रॉपर डिवाइजर नहीं होता तो 2 केसेस हटाए एक तो 10800 हटाया और एक 1 हटाया 2 डिवाइजर्स थे ना जो इम्प्रॉपर थे तो इसीलिए 2 हटाए गए अब बताओ ये क्लियर है कितना आंसर आएगा फिर इसका बताओ जरा 48 आ जाएगा तो 48 हमने लिख दिया अब आप ऑड डिवाइजर्स पूछ रहे हो तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ जो इवन नहीं है वो ऑड है तो टोटल में से कितना हटा दूं मैं 48 अगर हटा दूं तो ऑड आ जाएंगे क्या सारे के सारे तो कितना लिखूंगा मैं आंसर
12 लिख दें क्या आंसर? समझ आ रही बात, यस और नो? ठीक है, अब अगले केस पे देखते हैं कौन सोच पाता है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10। तो अगर कोई डिवाइजर, मतलब देखो ऐसे डिवाइजर्स को काउंट करने को कह रहा है जो 10 से डिवाइड हो रहे हों। कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होता है? जब उसके प्राइम फैक्टर्स में कौन आता है? 2 and 5। जैसे आप खुद सोचो कि अगर 2 और 5 प्रेजेंट है तो गारंटी के साथ वो 10 से डिवाइड होगा। तो जैसे ये थे टोटल डिवाइजर्स, इन टोटल डिवाइजर्स में से आप बताओ 1 क्या यहाँ पर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2 का आना मैंडेटरी। अगर आप 10 से डिवाइड, देखो ऐसा डिवाइजर ढूंढ रहे हो जिसके लास्ट में 0 है। 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? लास्ट में 0 है उसके। 0 कब आता है किसी डिवाइजर के लास्ट में? जब उसमें प्राइम फैक्टर्स में 2 भी हो और 5 भी हो। तो ऐसे वाले डिवाइजर्स ढूंढने को कह रहा है जिसमें 2 का आना मैंडेटरी है एंड 5 का आना मैंडेटरी है। एटलीस्ट 1 2 इज नीडेड, एटलीस्ट 1 5 इज नीडेड। तो दैट मीन्स यहाँ जो ये +1 वाला केस था, इसके लिए आपने लिखा था ना ये, तो +1 का मतलब होता है कि 2 नहीं भी आया चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 नहीं भी आया तो चल जाएगा। तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे फिर आपको यहाँ से। तो कितना आंसर लिखोगे बताओ? 4.3 + 1.2 32 आएगा क्या? ठीक है, 32 इज करेक्ट। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 120, लास्ट पार्ट। ऐसे डिवाइजर्स जो 120 से डिविजिबल हों, बोलो ऐसे डिवाइजर्स जो 120 से डिविजिबल हों। देखो अगर किसी को 120 से डिवाइड कराना है तो देखो 120 का मतलब है कि भाई उसके 120 के जितने प्राइम फैक्टर्स हैं ना वो सारे के सारे उसमें आने चाहिए। नहीं, पहले 120 के प्राइम फैक्टर्स बताओ मुझे एक बार। 120 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? तो 2 स्क्वायर, नहीं 2 क्यूब आएगा, 2 की पावर 3 8, और 8 कितने टाइम्स होगा फिर आप बताओ? मेरे हिसाब से 3 और फिर आप लिखोगे 5। बताओ ये है। तो मतलब 3 2 का आना, देखो 120 से कौन डिवाइड हो सकता है? जिसमें 3 बार 2 लिखा हुआ हो। तो आपके पास 2 कितने थे टोटल? 4 थे। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, मैं डिवाइजर्स काउंट कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे पास 10800 में कितने 2 थे? 1 2 3 4। 3 कितने थे? 3, और 5 कितने थे? 2 थे। इस बैग में मेरे पास ये है। अब मुझे सिलेक्ट करने हैं कुछ ऑब्जेक्ट, टोटल सिलेक्शंस लिखने हैं, बट इट इज मैंडेटरी कि आप 3 2 सिलेक्ट करो। 3 2 का सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो 120 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप बताओ कि 2 को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? तो आप कहोगे कि 3 तो सिलेक्ट करने मैंडेटरी है, तो एक वे ये हो गया कि 4 2 में से 3 2 सिलेक्ट करें। 4 2 में से 3 2 सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? ओनली 1 वे। 4 2 में से 4 के 4 2 सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 1। तो ये 1 + 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 + 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो 4 2 है मेरे पास, उसमें से 3 2 का आना मैंडेटरी है। 4 के 4 आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। तो 4 में से 3 2 लाने के वेज हो गए 1, 4 में से 4 के 4 2 लाने के वेज हो गए 1। तो 1 + 1 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 2, एटलीस्ट 3 2 आउट ऑफ 4 2। ये बात क्लियर है? अब आप बताओ 3 कितने मैंडेटरी हैं आपके लिए? 1 3 मैंडेटरी है। तो ये तो डायरेक्ट किया जा सकता है, 3 + 1 लिखते थे हम आंसर में। अब वो वाला केस हटा देंगे जिसमें एक भी बार 3 नहीं आया, तो 3 लिख दें यहाँ पर। अच्छा अगले केस में आ जाओ। 5 कितने चाहिए आपको? 1 चाहिए कम से कम 5। तो पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पर? 2 + 1। तो अब आप कितना लिखोगे? 2। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 12 लिख दें क्या आंसर? तो ऐसे डिवाइजर्स जो 120 से डिविजिबल हों वो कितने होंगे? 12। तो ये पहला वाला केस कंफ्यूजिंग क्यों है? पहला वाला केस इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है एटलीस्ट 3 होने चाहिए 2। तो दैट मीन्स अगर मैं 2 को इकट्ठा करने चला तो मैं कितने वेज में कर सकता हूँ? आप कहोगे यार या तो तीनों 2 ले लो या चारों के चारों 2 ले लो, इसके अलावा कोई और वे ही नहीं है, क्योंकि 3 2 का आना जरूरी है। 4 आ जाए दैट इज गुड। तो 2 ही केस बनेंगे, 3 2 ले लो या 4 के 4 2 ले लो, और उसके 2 ही वेज आएंगे 1 + 1। इसीलिए आंसर आ जाएगा 12। तो करेक्ट है ये चीज़, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब अगला वाला पार्ट मैं बाद में समझा दूंगा कि डाउट क्लास में। अभी जी पार्ट रहने देंगे, जी पार्ट को डाउट में समझाऊंगा आज। अभी नए टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है?
तो यहाँ तक तो सबने लिख दिया ना इसका आंसर। जी के लिए पेज छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं उसे डाउट क्लास में ना सेपरेटली नया क्वेश्चन के उस टर्म्स में लिख दूंगा। ये बाकी थोड़ी देर में करते हैं। अभी एक बार इससे क्या हो जाएगा ना, इससे ये हो जाएगा कि जो है तुम्हें बेसिक्स तो पता चल गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को बाद में भी डील किया जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये वाला ये तो लिख दिया ना सबने यहाँ तक। ठीक है, ये वाला खत्म हो गया भाई आपका। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें, एक तो वही है, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, तो ध्यान से सुनना। तो एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपके पास क्या था, नंबर ऑफ डिवाइसेस ढूंढना था। दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या लग रहा है कि क्या किया जा रहा होगा, दूसरे कॉन्सेप्ट में सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स पूछा जा रहा है। बाद में चल के इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बट फिलहाल के लिए सम चाहिए। तो कैसे कैसे करके सम हम करेंगे, तो ध्यान से सुनना। देखो सबने बोर्ड पर देखना है, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखोगे तो ही चीज़ समझ आएगी। अगर समझी हुई, देखो मैं फॉर्मूला भी लिखा सकता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले में लॉस क्या होता है, चेंज होगी कंडीशन तो पता नहीं चलेगा क्या करें। तो सुनना, सारे डिवाइजर्स को ऐड करना है। तो आप डिवाइजर्स कैसे कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान से सुनना। देखो बोर्ड पर मेरे पास एक बैग है, जिस बैग में 2 2 है और 3 कितनी बार लिखे हुए हैं, ओनली 1 टाइम। तो अब मुझे डिवाइजर लिखना है। तो हो सकता है कि मैंने दोनों में से क्या किया, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं चुना। 2 ऑब्जेक्ट थे 2 और 3, एक भी नहीं चुना। हो सकता है मैं क्या करूं, 2 को तो ना चुनूं बट 3 को एक बार चुन लूं, कर सकते हैं ऐसा। अब इसके बाद 3 को 2 बार चुन सकते हैं क्या, एक ही 3 है तो एक ही बार चुनोगे। अब इसके अलावा क्या हो सकता है मैं 2 की पार 2 2 में से एक 2 चुन लूं और 3 में से एक भी ना चुनूं। हो सकता है मैं एक 2 चुनूं बट 3 में से भी कितना चुन लूं, एक 2 चुन लूं। समझ पा रहे हो, आगे बढ़ो। फिर अब क्या केस आएगा इसके अलावा, कि देखो पहले हमने क्या किया, इन दोनों केसेस में 2 को नहीं चुना, इन दोनों केसेस में एक 2 को चुन लिया। अब क्या चुनोगे, 2 2। तो 2 2 चुने और 3 चुना ही नहीं, और 2 2 चुने और 3 कितनी बार चुन लिया, 1 बार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको मैं कॉमन लेना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा करो 3 की पावर 0 कॉमन ले लो, तो अगर आप 3 की पावर 0 कॉमन लोगे इन 3 में से, तो आपने 3 की पावर 0 बाहर लिखा और अंदर कितना आया बताओ, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। समझ पा रहे हो। अब बाकी बचे हुए में से देखो, अब मैंने क्या किया, 3 की पावर 1 कॉमन लिया, इसमें से एंड इसमें से। तो एक बार देखो 3 की पावर 2 टाइप की अवेलेबल है, एक तो 0 एंड एक 1। तो इन तीनों में से मैंने 3 की पावर 1 कॉमन ले लिया। अगर 3 की पावर 1 कॉमन लेंगे तो बताना कितना आंसर आएगा, 3 की पावर 1, तो यहाँ कितना आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। समझ पा रहे हो। अब आप देखो यार, दो चीज़ें सेम आ गई, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सेम है, तो डायरेक्ट कॉमन ले लो बाहर। जैसे ही आप इसको कॉमन ले लोगे बाहर, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 बाहर आ गया, बचा कितना इधर, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या रियलाइज हुआ कि यार अगर मुझे सम ऑफ ऑल डिवाइसेस करना है तो 2 की कितनी पावर्स हैं पॉसिबल, सारी लिख दो, और 3 की कितनी पावर्स हैं पॉसिबल, वो सारी लिख दो, उससे सम ऑफ डिवाइजर आ जाता है। अब आप बताओ इस केस में कितना आंसर आएगा जल्दी से। 2 की कितनी पावर्स पॉसिबल है बताओ, एक तो 0 पावर पॉसिबल है, इसके अलावा 1 पावर पॉसिबल है, 2 पावर पॉसिबल है एंड 3 पावर पॉसिबल है। 3 की बताओ कितनी कितनी पावर पॉसिबल है, एक 0 पावर, एक 1 पावर, एक 2 पावर, और 5 की बताओ, एक 0 पावर, एक 1 पावर। तो दैट मीन्स कभी भी अगर सम ऑफ डिवाइजर्स लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि 2 की कितनी पावर्स पॉसिबल है, ये इक्वल नहीं है इसके, ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, ये सम की वैल्यू है। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स हम लिखना चाह रहे हैं, तो लिख दो जरा इसको यहाँ तक पहले, ऑल डिवाइजर्स। अब मैं जो है इसके बाद आपको एक्चुअल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे सारे डिवाइजर्स का सम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पीएनसी देखो मैं बहुत दिनों से करा रहा हूं और अब जो है इसका बिल्कुल एंडिंग का टाइम आ चुका है। अब बस जाने से पहले एक डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला मैं लिखा के जाऊंगा और बस फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। और दिन वाली डाउट क्लास में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट मुझे लग रहे हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा। पीएनसी खत्म।
चलो कर लें। तो ऐसा किसके पास दिमाग है जो अगले वाले का डायरेक्ट सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला बता सकता है मुझे? अगला वाला ऐसे डैश डैश मतलब कितने भी डिवाइजर्स हो, कितने भी फैक्टर्स हो, उसके बेसिस पे बताना है आपने दिमाग लगाकर। ये नंबर लिखा हुआ है, तो बताओ क्या करोगे? 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट करोगे ये बता दो। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, एडिशन में ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? 2 की पावर p, फिर दूसरा किसका स्टार्ट करोगे? 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, डैश 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 कब तक चलोगे? 3 की पावर q। तो मतलब कुछ नहीं करना, पावर्स को 0 से स्टार्ट करके एंडिंग तक लिख दो, दूसरी पावर को 0 से स्टार्ट करके एंडिंग तक लिख दो, उससे डायरेक्ट सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ये फॉर्मूला जो नीचे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स का, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको अगर हम फील करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर समझ आते हैं। फॉर्मूला इज ओके, बट फॉर्मूले में ना अगर कोई चेंजेस कर दे थोड़े बहुत भी ना, तो वो सोचने के लिए हमें समझा हुआ होना चाहिए कि वो आया कहाँ से। चलो अब इसको लिखकर अगला जो नंबर है मेरे हिसाब से वो है 720। नेक्स्ट नंबर है 720 और 720 के ऊपर काम करके फिर ख़त्म कर देंगे। अब बताओ किसमें सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स? 720 का कह रहे हो? 720 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन बताना। 2 की पावर 4, तो 720 इज 2 की पावर 4, तो 24 और इंटू 5 इंटू जो भी है 3 आएगा शायद और 5 आएगा, है ना? तो 120 इंटू 6 होता है ना? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आएगा शायद, है ना? हाँ करेक्ट है। चलो अब कर लें स्टार्ट। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स लिख दो, फॉर्मूले वाइज लिख दो, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ डिवाइजर्स लिख दो, फिर आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, तो अब करते हैं। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो बताओ क्या लिखोगे आप? तो आप ऐसे लिखोगे, देखो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और फिर 3 स्क्वायर 3 1 3 2, फिर 5 0 5 1। कह सकते हैं ऐसा? कर दिया। अब आगे प्रॉपर डिवाइजर्स में कौन सा केस हटेगा ये बताओ। देखो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर चाहिए, एक तो इटसेल्फ। तो देखो इसका जो भी आंसर आया, देखो ये कैलकुलेट करना तो यार मुश्किल काम है, काफी बड़ा नंबर है ये। लेट अस से ये एस है, इसको एस से डिनोट करते हैं। जो भी सम आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, एस मान लेते हैं। अब आप बताओ प्रॉपर डिवाइजर के लिए एस में से क्या माइनस कराओगे आप? 2 नहीं, 2 कब करते थे? जब काउंटिंग की बात हो कि कितने डिवाइजर्स आ रहे हैं। इस बार काउंटिंग की बात नहीं चल रही, इस बार सम की बात चल रही है। कौन से 2 डिवाइजर एस में ऐड हो चुके हैं जो नहीं होने चाहिए थे ऐड? बताओ। एक 1 ऐड हो रखा है इसमें, तो एक कौन ऐड हो रखा? 720। तो आपको इसमें से 1 हटाना पड़ेगा और आपको 720 भी इस सम में से हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जैसे मैं पहले 2 क्यों माइनस किया था? पहले 2 इसलिए माइनस किया था क्योंकि तब काउंट मांग रहे थे कि कितने डिवाइजर्स हैं, कितने प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। काउंटिंग में 720 को 1 ही तो ट्रीट करेंगे ना, कि भाई वो एक वो रहा, एक ये रहा। अब सम निकाल रहे हैं, तो सम में 720 इज द नंबर दैट इज एडेड, तो इसीलिए 720 और 1 को माइनस कर देंगे। सही आ रही है समझ में? इसका ऊपर वाले का आंसर अच्छा 2418 आ रहा है ना? तो चलो लिख लेते हैं फिर। तो देखो इधर इसका सम ये लोग कह रहे हैं कि 2418 आ रहा है, पक्का? ठीक है। अब इसमें से क्या हटाओगे बताओ?
2418 टू नहीं 2418 में से 1 और 720 हटाने पड़ेंगे। पहले काउंटिंग चल रही थी ना, पहले ये कह रहे थे कितने डिवाइजर्स हैं, कौन से हटा दो। अब क्या है कि सम है, वो डिवाइजर्स का सम ऐड हो चुका है, वो हटाना है सम। तो इसका आंसर कौन बताएगा? 1697 लिख दें क्या? ठीक है, अगला ये देखो बोर्ड, ठीक है ना। सम ऑफ इवन डिवाइजर बताओगे कैसे निकालोगे? अब एक बार रुक जाओ, सम ऑफ इवन डिवाइजर बताओ। देखो दिस 2 की पावर 0, दिस 2 की पावर 0 इज डिनोटिंग कि आपने एक ऐसा डिवाइजर भी लिया है जिसमें 2 था ही नहीं। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? एक ऐसा डिवाइजर जिसमें 2 नहीं था। इसमें इवन डिवाइजर में 2 आना नेसेसरी है या नहीं है? तो है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 की पावर 0 नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। फिर 3 वालों में कोई लेना देना नहीं हमको, 3 वाले जो है एज इट इज रहेंगे। तो ये समझ पा रहे हो? ठीक है, अब कितना टाइम बच गया? 17। तो चलो अब रुक जाओ, इसको भी आज दिन में करेंगे। फिर बाकी ये 2 पार्ट्स की जगह छोड़ दो वहीं पर, दिन में मैं हाँ 1800 आ रहा हैं है। सम ऑफ ऑल डिवाइजर 1800 आ रहा है। अच्छा, ये चलो ऐसा करना, सम निकाल देना। 1800 ये कह रही है, शायद 1800 होगा, फिर चेक करना। तो चलो ऐसा करते हैं, 3 पार्ट लिख दो, चौथा और 5वां बाद में करेंगे। अच्छा, वैसे अगर ऑड डिवाइजर्स का सम चाहिए होगा तो क्या हटा दोगे आप? इवन डिवाइजर्स के सम को टोटल में से हटा देना, उससे आ जाएगा। लेकिन ये बीच वाला मुश्किल है। 12 में मतलब 2 की पावर कितनी मैंडेटरी है आपके लिए? 2 पावर। तो इसीलिए ना ये 2 हटा देंगे हम, उसमें आगे करेंगे हम उसको ना। अभी एक बार मैं डी अरेंजमेंट पढ़ा देता हूँ ताकि सिलेबस एटलीस्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो हटा रहा हूं मैं अब, और बस फिर खत्म कर रहे हैं। कौन सा? नहीं, ये आगे वाले दिन में लिखना चाहे तो 3:30 है डिस्कशन, या 3 है? बताना जरा एक बार, कोई देख के। है किसी का फ़ोन? मेरे उसमें 3:30 लिखा हुआ है शायद, 3:30 से 4:30। है ना, 3:30 से 4:30 है। ठीक है, चलो अब लास्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जिसका नाम है डी अरेंजमेंट। लास्ट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो एक वैसे ना एक और टाइप का प्रॉब्लम है, वो तब कराया जा सकता है जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लें। उसका नाम है मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम इस चैप्टर में आता है, लेकिन वो तब तक नहीं कर सकते बाइनोमियल थ्योरम जब तक नहीं करी हमने। तो आगे चलकर फिर रिपीट आएंगे हम इस पर। अब मेरी बात को सबने सुनना है। देखो डी अरेंजमेंट का क्या मतलब है, जैसे सुनेंगे सब लोग। देखो बोर्ड पर, जैसे सपोज करो जब आप 10th का बोर्ड दे के आए, तो 10th का जब आप बोर्ड दे के आए तो आपका जो रोल नंबर था, क्या वो उस डेस्क पे प्रिंटेड था पहले से ही, ऐसे चिपकाया रहता ना? तो जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे बिल्कुल स्टैंडर्ड बोर्ड की क्लास चल रही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड बोर्ड की क्लास है। उस बोर्ड की क्लास में मैंने क्या किया कि लेट से आप ही लोग थे उस बैच में, तो हर एक सीट पर आपका रोल नंबर पेस्ट कर दिया, आपको कॉरस्पॉन्डिंग सीट पर जाके बैठना है। तो डी अरेंजमेंट वर्ड का मतलब मैथमेटिक्स में ये है कि एक भी बच्चा अगर अपनी जो उसकी रिस्पेक्टिव सीट है उस पर ना बैठे। देखो मान लो 100 बच्चे हैं, 100 सीट हैं, तो 100 सीट हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग सीट गिवन है। अब वो बच्चा अपनी सीट छोड़ के कहीं और बैठ गया, एक भी बच्चा अपनी करेक्ट सीट पर ना बैठे, उसी चीज को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? उसी चीज को मैथमेटिक्स में कहते हैं डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं है कि 100 में से 98 गलत बैठे हैं, 2 सही बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं है। डी अरेंजमेंट का मतलब है जितने लोग हैं एक भी करेक्ट ना बैठे। इसको दूसरे वे में भी ऐसा सोचते हैं कि मान लो किसी ने तुमसे कहा कि यार लेट से मेरे पास किसी ने एनवेलप, जैसे लेटर कैसे बनता है, आज के टाइम पे लेटर्स लोग नहीं लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, बट जब हम लोग थे, जब मेरे फादर लिखते थे हम लोगों को लेटर, वो आर्मी में थे, तो ऐसा मान लो जब लेटर कब तक उन्होंने लिखा, शायद 5th 6th क्लास तक वो लेटर लिखते थे, प्रॉपर लेटर आता था घर में कि लेटर आ गया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेटर कैसे बनता है, एक होता है उसका एनवेलप और एक होता है उसके अंदर का जो भी क्वांटिटी है जिसके ऊपर पेज पर लिखा हुआ है। समझ आ रही बात? तो लेटर मैंने लिख दिया किसी पर्सन के लिए, मैंने मतलब ऐसा मान लो कि कोई फंक्शन है जिसका इन्विटेशन मैं लेटर के थ्रू भेज रहा हूँ लोगों को। तो मेरे पास 6 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मुझे वो लेटर भेजना है, तो 6 एनवेलप मैंने पहले रेडी कर लिए, हर एनवेलप पे फ्रेंड का जो है एड्रेस लिख दिया, 6 के 6 फ्रेंड्स का, तो 6 एनवेलप हैं।
और हर किसी के लिए 6 लेटर मैंने रेडी कर दिए। 6 लेटर्स में उस पर्सन का नाम लिखा हुआ है। जैसे एक आपका फ्रेंड है, उसका नाम आपने इस लेटर में लिख दिया, उसका एड्रेस उस एनवेलप में लिख दिया। अब मान लो किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो पढ़ना लिखना अगर वो नहीं आता है तो जब वो उस लेटर को उस एनवेलप में रखेगा तो जरूरी नहीं कि उसने करेक्ट में रखा हो। तो डी अरेंजमेंट किसको कहेंगे? डी अरेंजमेंट उस चीज को कहेंगे कि एक भी लेटर अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं गया। अगर एक भी लेटर अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं जा रहा है तो उसको क्या कहोगे आप मैथमेटिक्स में? डी अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे बड़ा केस तो बहुत मुश्किल होता है सोचना, इसीलिए फॉर्मूला इसका हम लोग कराते हैं। छोटे केसेस में बड़ा आसान है। देखो मान लो ये है लेटर 1 लेटर 2, ये है उसका रिस्पेक्टिव एनवेलप। अब किसी ने क्या किया, लेटर 1 को एनवेलप 2 में डाल दिया और लेटर 2 को किस में डाल दिया? एनवेलप 1 में। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स का कितना आंसर आया? ये आंसर आया जो यहां पर लिखा है कि एक वे यही हुआ, एक ही वे हुआ डी अरेंज करने का। इसके अलावा कोई और वे है क्या डी अरेंज करने का? आप खुद सोचो, गलत एड्रेस में डालना है, गलत एनवेलप में डालना है, तो एक ही तो वे होगा, यही वाला जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया। अब 3 के केस में डिफरेंट हो सकता है। जैसे समझो 3 का केस है, अब इस काम को करने के देखते हैं कितने वेज हैं। तो सुनना, पहला वे कौन बताएगा मुझे? लेटर 1 को बाय चांस किसी ने एनवेलप 2 में डाल दिया, लेटर 2 को किस में डाल दिया? एनवेलप 1 में। तो अब लेटर 3 को कहां डालना पड़ेगा उसको? लेटर 3 को कहां डालना पड़ेगा? अब एनवेलप 3 में। क्या वो डी अरेंजमेंट में काउंट होगा? नहीं होगा, तो वो गलती है। दैट मीन्स लेटर 2 को उसमें नहीं डाल सकते आप, एनवेलप 1 में। किस में डालना पड़ेगा? एनवेलप 3। और लेटर 2 को कहां डालोगे बताओ? लेटर 3 को, सॉरी, एनवेलप 1 में। तो हो गई डी अरेंजमेंट। ये एक वे आया, डी अरेंज का एक वे बन गया ये। इसके अलावा कोई और वे बता सकता है? जैसे लेटर 1 को एनवेलप 3 में डाल दिया, अब लेटर 2 को किस में डालें? एनवेलप 1 में डाल दें, और लेटर 3 को किस में डाल दिया? एनवेलप 2 में। तो ये एक और वे आ गया डी अरेंजमेंट का। तो हम यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला लिखने वाले हैं जो आपको ये बताए कि 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं, कितने वेज में डी अरेंज कर सकते हैं। ऐसे हाथ से लिखना इम्पॉसिबल है, ये तो छोटा केस है, बड़े बड़े केसेस में तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए इसका मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला करा रहा हूं डी अरेंजमेंट का। अच्छा, ये लास्ट ईयर पढ़ाया था मल्टीनोमियल थ्योरम, लेकिन ये मल्टीनोमियल थ्योरम उसी को समझ आएगी जिसने बाइनोमियल पढ़ा है। तो ये आपके लिए नहीं है, जब आप बाइनोमियल पढ़ लोगे तब आप मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ सकते हो। तो अभी जो है, अभी ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट्स का डी अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है जो ये फॉर्मूला है। तो जैसे यहां पर इस फॉर्मूले में बस आपको क्या रखना है? एन की वैल्यू रखनी है। जैसे आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा डी अरेंजमेंट का। तो देखो जैसे D2 निकालते हैं, D2 का क्या मतलब है? डी अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। आप मुझे बताओ 2 ऑब्जेक्ट की डी अरेंजमेंट करनी है, n की जगह कितना रखोगे? देखो अब इस सीरीज का सम लिखना कैसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनना, ये देखने में ऐसा लगता है कि तो इतनी सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, बट जब आपको मैं n गिवन दे दूं तो आपका बहुत बड़ा छोटा हो जाता है काम। तो सुनना, अगर मैं D2 निकाल रहा हूं, D2 का मतलब है बाहर पर कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। अब अंदर कितनी टर्म्स आएंगी ये सोचना है। तो लास्ट टर्म इज n फैक्टोरियल। तो लास्ट ही जब 2 है तो इस सीरीज में इतनी सारी टर्म आएंगी नहीं, सिर्फ कौन सा वाला टर्म आएगा? फर्स्ट टर्म आएगा सिर्फ। समझ पा रहे हो? ये वाला। अगर D3 लिखोगे तो D3 का मतलब है यहां पर तो आएगा 3 फैक्टोरियल। अंदर कितनी टर्म्स आएंगी? तो n तक जाना है, तो n कितना है आपका? 3। तो ये वाले टर्म्स नहीं आएंगे उसमें। तो D3 का कितना आंसर आ रहा है? देखो 2 ही निकाला था ना मैंने अभी, डी अरेंजमेंट हाथ से लिखा था जो, उसके अलावा आप चेक करके देखना और पॉसिबल नहीं है। तो D3 निकालने के लिए ये लिख दिया। D4 निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? D4 के लिए यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखोगे, यहाँ 1/2, 1/3, 1/4, प्लस माइनस चल रहा है, ऑल्टरनेट चलता है इसमें साइन। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से चलेगा। तो क्या ये क्लियर है? कर सकते हैं ऐसा? कहाँ से फॉर्मूला है ये मैंने नहीं बताया आपको। इसके लिए ना एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगता है, वो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ये प्रूफ होता है, बट आपको अभी वो फिलहाल नहीं पढ़ना है, आप बस इसको लिख लो। और ये इस तरीके से हमने फाइनली सिलेबस कर दिया है ख़त्म, और रिकॉर्डिंग भी हमने